class 6 history NCERT chapter 9, that is gonna be vital villages thriving towns. So अभी तक आपने chapter 8 तक पढ़ लिया होगा. First thing that I want to say to you guys that you guys are not at all regular. I should not say this, but मैं देख रही हूँ जिस हिसाब से लोग वीडियोस देख रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश था कि भाई करेंगे एनसीईआरटी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट धीरे धीरे ये जो जोश है ना वो ठंडा होता जा रहा है. सो इस जोश को अगर ठंडा करेंगे तो समझ लो भाई कि इधर ही पे रुक गए हो, आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो. सो अपना जोश बराबर रखे, अगर पढ़ना हो तो सिंसियरली रेगुलरली ये वीडियोस देखो. मेरा मतलब मेरे वीडियोस से नहीं है, काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो रेगुलरली ही करो. भाई मेरे वीडियोस हमेशा टाइम पे आ जाते हैं, कभी प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे तो इन्फॉर्म कर दिया जाता है आप लोगों को, बट रिस्पॉन्स काफ़ी बेकार आ रहा है. इट मीन्स दैट आई मीन टू से दैट आप लोग रेगुलरली ये चीज़ें नहीं कर रहे हो. सो अगर स्टडी करनी है तो रेगुलरली करो. इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर 9, जैसे कि मैंने कहा क्लास 6 हिस्ट्री का. सो शुरू करते हैं. Our chapter 9 is vital villages thriving towns. इसमें हम मेनली पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ा, कॉइन्स का यूज़ कब हुआ, आयरन एज जो है वो कब कंसीडर की जाती है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. Our first topic is iron and tools agriculture. So iron का यूज़ अगर बेसिकली देखेंगे तो अराउंड 3000 ईयर्स अगो हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3000 years ago. ओके, चूंकि हम यहाँ पे बात करें आज के डेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अगर हम बीसी के उस वक्त की बात करेंगे तो ये आएगा अराउंड 2500 BC, राइट. एंड ये चला था तकरीबन 200 BC इतना. अभी मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने सारे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में सब कुछ लिखा था इस बोर्ड पे. सो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है आयरन एज पीरियड है, यानी कि इस वक्त जो आयरन के टूल्स हैं वो यूज़ किए गए होंगे. इट मीन्स दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या उस वक्त आयरन का यूज़ किया गया होगा? वेल यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन. सो उस वक्त के जो राजा हुआ करते थे उनके पास एक जो बेस्ट मेथड था ताकि उनका जो किंगडम है वो प्रॉस्परस रहे, वो था इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अच्छा करना. अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी इट मीन्स दैट प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी तो आएगी. आपके घर में जो भी बिजनेस होता हो, अगर आपके फादर एक बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी कोई स्टोर है वो नहीं चलती है और उनके पास उतने प्रोडक्ट नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि भाई जिस चीज़ की डिमांड होगी वो चीज़ नहीं होगी तो लोग आपके पास कम आएंगे. अब उस एरिया में किसी चीज़ की डिमांड है, आपने उस चीज़ को पकड़ लिया और फिर वो चीज़ें बेचने लगे तो फिर आपकी जो शॉप की वैल्यू है वो बढ़ जानी है. सो यही कुछ यहाँ पे था. अब प्रोडक्शन के लिए जो है काफ़ी सारी चीज़ें की गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड कराई गई, जैसे कि कैनल्स बनवाना हुआ, वेल्स बनवाना हुआ, टैंक बनवाना हुआ. राजा महाराजा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे जस्ट बिकॉज उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता था. नेक्स्ट देखते हैं, हु लिव्ड इन विलेजेस. सो उस वक्त विलेजेस में कौन रहता था? बेसिकली यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे कि वेलार कौन थे, उजावर कौन थे और आदिमई कौन थे. लेट मी राइट हियर. वेलार, उजावर एंड आदिमई. सो वेलार जो है वो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, बड़े लैंड ओनर्स, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, उनको गांव का वेलार कहा जाता था. ये सारे हम तमिल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज संगम टेक्स्ट है, यानी कि जो तमिल साइड की जो एक रिलीजियस टेक्स्ट मैं कह सकती हूँ वहाँ से ये सारे शब्द लिए हैं. संगम इसको क्यों कहा जाता है, इस टेक्स्ट को क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज संगम उस वक्त सभाएं जो होती थी उसको संगम बोलते थे और उसमें लोग कलेक्टिवली डिसीजन लिया करते थे. सो जो कलेक्टिवली डिसीजन लिया करते थे और उन सभी को संगम बोलते थे और फिर बाद में वो टेक्स्ट का नाम पड़ा संगम टेक्स्ट.
यहाँ पे हम बात करते हैं वेलार की। उजावर कौन थे? उजावर जो है वो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे, यानी कि जो सिंपली खेत जोता करते थे। और आदिमय में वो आते थे रेंटल लेबर, यानी कि जो दूसरों की जमीन पे काम किया करते थे, अ काइंड ऑफ अ स्लेव भी कह सकते हैं आप। सो 3 तरह के जो है लोग यहाँ पे हुआ करते थे। अब एक और जो है, यानी कि गांव में एक मुखिया होता है, ठीक है। गांव में मुखिया जिसको बोलते थे ग्राम भोज, ग्राम भोज। ग्राम भोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फैमिली में, जैसे कि एक गांव में एक फैमिली की चलती है, उसके फैमिली से कोई ग्राम भोज है तो फिर हमेशा से वही रहेगा, यानी ये हेरिडिटी था। एक बार जो उस स्थान पे बैठ गया फिर बस सारे गांव का जो ग्राम भोज है वो यही रहेगा। ग्राम भोज के पास चूंकि बहुत ज्यादा पावर होती थी, जस्ट बिकॉज उनके पास लैंड काफी ज्यादा होती थी, बहुत सारी लैंड, यानी कि जो वेलार होते थे उनके पास भी बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, वो बहुत बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे। और ग्राम भोज की बात करें, इनके पास भी बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। सो राजा जो है इनको टारगेट किया करते थे, लाइक जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है आपके एरिया में। अगर आपको कोई काम है, आप कहीं बाहर से आए हैं और आप भी अच्छी खासी हस्ती हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। सो ग्राम भोज को काम क्या मिलता था? भाई तुम टैक्स करो, टैक्स कलेक्ट करो। सो गांव में जितना भी लैंड टैक्स कलेक्ट करना होता था वो ग्राम भोज करता था, कुछ परसेंटेज इसके पास रहता था और बाकी राजा को चला जाता था। सो दिस वॉज अबाउट हु लिव्ड इन विलेजेस। सो ये जो है विलेजेस में रहा करते थे। अब गृहपति भी हुआ करते थे। गृहपति से मतलब है जो घर का हेड हो, ठीक है, यानी कि घर का मुखिया, उसको गृहपति बोला करते थे। बट गृहपति को यहाँ पे ग्राम भोज से कंफ्यूज मत कर देना। ग्राम भोज यानी कि पूरे गांव की जिम्मेदारी ग्राम भोज के पास रहती थी। गृहपति जो है वो केवल अपने घर का मुखिया होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है finding out about cities, stories, travelers and sculptures. So we get so many things related to cities, stories, travelers और sculptures. In fact, ज़्यादातर जो information है वो हमें ग्रीक ट्रैवलर्स जितने भी आए उनसे मिले, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। किस तरह से व्यापार किया गया, एक सही सटीक मायनों में एक सही तरीके से व्यापार। एक गरीब आदमी था जो केवल मरे हुए चूहे बेचता था। मरे हुए चूहे जो है कौन खरीदता होगा? मरे हुए चूहे वो है होटल में बेचता था, क्योंकि होटल में बिल्ली थी और उस बिल्ली को खाने के लिए चूहे चाहिए होते थे। तो जो होटल का मालिक है वो मरे हुए चूहे लेता था उस व्यक्ति से। अब एक बार क्या हुआ, बहुत आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया। आंधी तूफान की वजह से जो राजा का गार्डनर था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जस्ट बस एंट्रेंस पे बहुत सारी जो कूड़ा करकट है वो इकट्ठा हो गया, लकड़ियाँ गिर गई, तो गार्डनर परेशान हो गया। उसी वक्त जो है ये रैट वाला निकल रहा था, यानी कि जो मरे हुए चूहे बेचता था, उसने कहा कि भाई मैं एक काम करूँ, मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दूंगा, आप मुझे करने दोगे, बट एक शर्त है, आपको ये सारी लकड़ी मुझे देनी होगी। उसने कहा ठीक है भाई कर दो, बस एंट्रेंस क्लियर कर दो, राजा ना देख ले, वो भड़क ना उठे। उसने सारी जो है इकट्ठी कर दी लकड़ियाँ। और कैसे? खुद ने की। उसने वहाँ पे खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा कि सभी लोग एक एक स्टिक जो है कलेक्ट करो, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। ठीक है, वो बच्चे भी कर देते हैं क्योंकि टॉफी उनके लिए काफ़ी कम था, मतलब जिस हिसाब से उसको मुनाफा हो रहा था। कोई एक सच्चा बिजनेसमैन हो वो हमेशा उस हिसाब से चीज़ें देता है कि भाई उसको भी घाटा ना हो। अगर दुकानदार के पास जाते हैं, आप कपड़े लेने जाते हैं, भाई थोड़ा हेजलिंग हो ही जाती है, भाई नहीं 500 का है 400 का लगा दो, 400 का लगा दो। अगर वो 400 का लगा देता, इट डजेंट मीन दैट कि उसने अपना नुकसान किया। अगर उसको मार्जिन पड़ रहा होगा तभी उसने आपको 400 का दिया, अदरवाइज अगर नहीं पड़े तो वो साफ साफ बोल देते हैं लेना हो लो, आपको नहीं लेना है नहीं लो। सो उनको पड़ जाता है इतना तभी वो करते हैं। सो इस तरह से उसने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। अब लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, उसके बाद क्या हुआ, अब उसने देखा कि राजा का एक और दास है जिसको लकड़ी चाहिए और वो घूम रहा है, जस्ट बिकॉज सारे महल में अंधेरा हो गया है, फ्यूल के लिए उसको लकड़ी चाहिए, तो क्या करे। तो उस रेड ट्रैप वाले ने, यानी कि चूहे मारने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम ये लकड़ी ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो। अब भाई उसको फ्यूल के लिए लकड़ी मिल गई, उसने उसको पैसे दे दिए, पैसे मिल गए। अब उसने देखा कि गार्डनर्स राजा के बगीचे में
जो घास कटाई वगैरह होती है ना वो काट रहे थे गार्डनर्स, और वहाँ पे करीब 500 गार्डनर्स थे। अब उसने क्या किया जाए इनके लिए, तो वो जाता है शहर में और वहाँ से पानी भर के ले आता है जग भर के, और उन सभी को पिला देता है। अब वो बहुत खुश, क्योंकि वो 500 लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे और किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा ये व्यक्ति आता है पानी लेके आता है उनके लिए। तो फिर इस स्थिति में वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं बताओ भाई, तुमने हमारी तो मदद की, अब हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई अभी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, बट जब चाहिए होगी तब कर देना। एक्चुअली कल एक हॉर्समैन आ रहा है बाहर से और वो अपने 500 घोड़े लेके आ रहा है, तुम लोग मुझे अपने ये जो घास काट रहे हो उसमें से एक एक बंडल दे देना, और जब तक मेरे ना बिके ये बंडल्स तुम लोग अपने बंडल्स मत बेचना। अब अगले दिन आता है हॉर्स सेलर आता है जस्ट बिकॉज उसके पास 500 घोड़े थे। अब घोड़ों को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, सो खाने के लिए वो हर जगह घूमता है कि भाई उसे घास मिल जाए, बट सब लोग मना कर देते हैं। उस वक्त केवल एक व्यक्ति था जिसके पास इतनी सारी घास मिलती है, और वो था वही चूहे मारने वाला, और वो सारी जो घास है वो उसको बेच देता है और उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। जस्ट जब किसी चीज़ के लिए आप ढूंढ रहे हो ना मिले, बड़ी मुश्किल से मिले, तो आप खुश हो के एज अ टिप दे देते हो सामने वाले व्यक्ति का, अरे भाई हम इस चीज़ को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और हमें मिली ही नहीं। इस तरह से वो गरीब व्यक्ति बहुत धनी व्यापारी बन गया। सो ये थी कहानी, इस तरह से जो है लोग व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई मीन टू से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कॉइन्स ने फैसिलिटेट किया उस वक्त चीज़ों को, लाइक व्यापार करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है उस वक्त यूज़ किए गए, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के। पंच मार्क से मतलब है उनमें सील जो है वो स्टैम्प थी, यानी कि कुछ इस तरह से, मान लो ये है, मैंने इसको स्मैश कर दिया, ठीक है, मैंने इसको स्मैश कर दिया और पता चला यहाँ से ये चटक जाता है, कुछ ऐसा शेप आ जाता है, तो ये हो गया पंच मार्क्ड कॉइन्स। इस तरह के कॉइन्स जो है वो बनाए गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि भाई किस रूलर्स के टाइम पे इस तरह के कॉइन्स बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। सिटीज का कई सारा जो है काम होता था, बहुत सारे ये काम किया करते थे। ये टॉपिक भी देखते हैं, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स। सो पॉटरी बनाना हुआ, जो जो शहर में काम होते हैं, जो जो एक टाउन में काम होते हैं। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं है देन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है, दिल्ली वालों को तो छोड़ दो। जो बाकी अगर आप किसी एक नॉर्मल एरिया से, किसी टाउन से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका किस तरह का व्यापार होता है। सिटीज में कई सारे काम होते थे। हम यहाँ पे चूंकि मथुरा की बात करते हैं, मथुरा जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि अभी नहीं, ये सिटी है करीब आज से 2500 साल पुरानी सिटी। सो ये सिटी शुरू से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ट्रेड रूट भी है, सी रूट भी है, तो इसकी वजह से ये क्रॉस्ड पाथ होता था कि भाई कोई भी अगर बाहर से आ रहा है तो उसको इस सिटी से गुजरना ही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुआ करती थी। अब जैसे कि दिल्ली के आसपास के एरियाज़ है, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ की इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज वो दिल्ली के आसपास है। यस, सो दिल्ली के आसपास होने की वजह से उन सारे एरियाज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब मथुरा जो है, मथुरा एक ऐसा रूट हुआ करता था कि जहाँ पे भाई कोई हो, गुजरना ही है, वह गुजरेगा तो फिर कुछ ना कुछ जो है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी ही। एक्चुअली आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग दैट, इस तरह की इमेज मिली होगी आपको बुक में, घर बने हैं और उसमें क्ले टाइप की इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो है ज़्यादातर हर घर में मिले। वी कांट से दैट इनको क्यों बनाया गया होगा, बट जस्ट वी कैन से दैट हो सकता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए होंगे। क्ले स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरह के बनाए गए, एक इमेज दी है, आप देख सकते हैं आप बुक में। सो क्लोजर लुक अरिकामेदु। सो अरिकामेदु एक प्लेस है पुडुचेरी में। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल of my school name Father I. Paul Raj, he was also from पुडुचेरी। सो जब भी पुडुचेरी की बात होती है मुझे हमेशा उनकी याद आ जाती है, जस्ट बिकॉज जिस तरह से वो कहते थे पुडुचेरी, वो काफ़ी डिफरेंट होता था। In fact, I can't pronunciate it in that way, but that was amazing. So, पुडुचेरी में अरिकामेडु एक प्लेस है, एक आइलैंड है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आइलैंड यहाँ पे रहा है, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑल्सो यहाँ पे कई सारी जो है अलग अलग तरह की चीज़ें पाई गई।
In fact, what we were trying to read in this chapter was आयरन का यूज किस वक्त हुआ. अब हम जो है कोई भी अननेसेसरी चीजें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, जस्ट सिंपली बात करेंगे इस चैप्टर में किस चीज की बात हो रही है. लाइक यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की आयरन एंड टूल्स किस वक्त किस टाइम पीरियड में यूज हुए. सेकेंड थिंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया गया टूल्स आने की, जैसे कि प्लाऊ आ गया और एक्सेस आ गई, तो सिंचाई करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती थी. अब अगर आपके पास कोई फैसिलिटी ना हो, मान लो आपके पास कूलर नहीं है, तो भाई आप कैसे रहेंगे, एसी नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली आप कोई ना कोई दूसरा तरीका निकालेंगे कि भाई आप उसको यूज़ कर सके, आपको ठंडक मिल सके इतनी गर्मी में. सो इसी तरीके से अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए गए. विलेजेस सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट, सो इस पर वेलार, उजावर, आदिमई और ग्रामभोज, ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज व्हेन यू विल रीड क्लास 7th हिस्ट्री 8th 9th 10th, तो आपको ये सारे टर्म्स जो है कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस होंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो मीनिंग क्लियर करके रखना. वेलार जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी. उजावर जो है वो ऑर्डिनरी प्लाउमैन हुआ करते थे. और आदिमा यानी कि जो एकदम नीचे, जो दूसरों के लैंड पे काम किया करते थे. ग्रामभोज यानी कि उस गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी लैंड, बहुत, और आप इसको वेलार भी कह सकते हैं. बट ग्रामभोज वेलार हो ये तो ज़रूरी है, लेकिन वेलार, हर वेलार जो है वो ग्रामभोज हो ये भी ज़रूरी नहीं है. याद रखना मैं क्या कहना चाह रही थी. सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कॉइन्स, तो कॉइन्स में यहाँ पे हमने पंच मार्क्ड कॉइन्स की बात की. सिटीज विद मैनी फंक्शंस, मथुरा की बात की. मथुरा में जो है वो कुशान्स आए थे और किस तरह से उन्होंने चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करवाया, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज करवाई और क्या क्या डेवलपमेंट किए. क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन क्या काम होते हैं. क्लोजर लुक टू अरिकामेडु. अरिकामेडु में कई सारी चीज़ें होती थी, जैसे कि आपने देखा होगा, हमने I don't know whether you study class 11th history or not, but उसमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में. मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो एमीफोर हुआ करते थे. एमीफोर मतलब अ काइंड ऑफ अ जार, क्योंकि उन जार से सामानों को यानी कि लिक्विड मटेरियल जो है उनमें रखा जाता था और फिर सब कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जगह इसको एक्सपोर्ट किया जाता था. और इस तरह के जार से क्या होता था, जो पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड है उसको रोका जा सकता था, यानी कि चीज़ें गिरेंगी नहीं. जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक आप लिफाफे में, कागज़ के लिफाफे में दूध रख लो, भाई ये तो हो नहीं सकता, वो कागज़ ही गल जाएगा और दूध गिर जाएगा. इसीलिए जो है अलग तरह की जार बनाया करते थे, उनको एम्फोर बोला करते थे. और भी तरह की पॉटरी जो है, जैसे कि रेड ग्लेज्ड पॉटरी बनाई जाती थी. और इसके साथ जो है बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि अरेनाइट स्टोन, एक्चुअली लेट मी राइट हियर, आई शुड राइट एरेनाइट वेयर. ओके, एरेंटाइन वेयर से एक तरह के ये खास बर्तन हुआ करते थे जिनमें सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था. अब अगर अभी आप सोचो कि पॉलीथीन बैन हो जाए, ठीक है, हर जगह भी पॉलीथीन बैन नहीं है, मैं आपको बताऊं तो बड़ी सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़रूर इसके लिए जो है नियम सख्त किए गए हैं, बट स्टिल वहाँ पे भी यूज़ हो रही है. तो हमारे एरिया में अभी यूज़ होती है इनफैक्ट. सो क्योंकि लोगों को माना नहीं है, और ये है कि सब्स्टिट्यूट अभी इतना स्ट्रांगली नहीं है. लाइक अगर पॉलीथीन लोगों को नहीं मिल रही है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए. कई सारे शॉप्स पे ये चेंजेस आए. इनफैक्ट मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं पॉलीथीन ना लूँ अगर मुझे ज़रूरत नहीं है. सो आई ऑलवेज कैरी 1 or 2 पॉलीथीन इफ़ आई एम गोइंग टू मार्केट, इफ़ आई वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, ताकि मैं इसको अवॉइड कर सकूँ पॉलीथीन्स को. अगर लोगों की क्या आदत होती है ना, एक पॉलीथीन मिल गई एक और ले लो, ये एक्चुअल बात है. अगर मेरे पास एक पॉलीथीन है तो भाई वो छिपा लेंगे. मैंने देखा है क्योंकि लोगों को कि नहीं भैया हमारे पास एक है, दूसरी चाहिए हमें, ताकि और जाने, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं इतनी सारी पॉलीथीन्स का करेंगे क्या. सो इस तरह से अलग अलग टाइप के वेयर बनाए जाते थे. ग्लास वेयर हुआ, स्मॉल टैंक जो है वो यहाँ पे मिले. अरिकामेडु की बात कर रहे हैं हम. सो स्मॉल टैंक्स यहाँ पे मिले और इनमें सामान रखा जाता था. सो इस तरह की डिस्टिंक्टिव पॉटरी जो है इस जगह पे मिली. दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस अरिकामेडु. सो अरिकामेडु व्हिच इज इन पुडुचेरी, सॉरी. So here we have completed our chapter. I hope you guys understood. And that ये chapter पढ़ाने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया.
So after a long time I'm making this video just because सारे videos मैंने already बना लिए थे and I was suffering from, as I said, mumps. So आप काफ़ी ज़्यादा सही है, अब मुझे इतनी ज़्यादा problem नहीं है, so I can make videos for you guys now. Tell me in comment section whether you understood or not. If not, then please tell me. If you have any query, then also current affair की videos मेरे second channel name show Shadow पे मैं रोज upload करती हूँ रात को 8 बजे. So if you are interested, then please visit there. Like this video, share this video, subscribe Study Shiv with Krati for more videos. We'll meet soon in our next video.